रूस में 2 चीनी सैनिक पकड़े गए हैं और उसके बाद से बहुत तरह के सवाल होने शुरू हो चुके हैं। जानेंगे आखिरकार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड के लिए बुलाया है, तो वहीं भारत का भी नाम आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने रूस के एक हथियार सिस्टम में भारत में बने एक क्लॉक बफर की पहचान की है। ये क्लॉक बफर बेंगलुरु की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ऑरा सेमीकंडक्टर द्वारा निर्मित है, जो एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है, यानी यह चिप्स डिजाइन करती है, लेकिन उनका निर्माण दूसरी कंपनियों से करवाती है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का कहना है कि ये पहली बार है जब रूस के हथियारों में भारत में बना कोई घटक पाया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने ये भी कहा है कि इससे पता चलता है कि रूस उन देशों से अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण रूस को अपनी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव करना पड़ा। इस संदर्भ में रूस ने भारत जैसे देशों से तकनीकी घटकों की सोर्सिंग शुरू कर दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये घटक रूस तक कैसे पहुंचा। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया है और दोनों देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। भारत रूस से सैन्य उपकरणों का एक बड़ा आयातक रहा है, लेकिन हाल के सालों में भारत ने अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। इस खबर ने भारत के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत हमेशा से तटस्थ रहा है। भारत ने कभी भी किसी को इस तरीके की आपूर्ति नहीं करी है। पर सिर्फ मामला भारत का ही नहीं है, बल्कि चाइना को लेकर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या चाइना के सैनिक पहुंच चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 8 अप्रैल 2025 को दावा किया कि उनकी सेना ने रूस के साथ लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि युद्ध के मैदान में कई और चीनी लोग मौजूद हैं, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि ये पहली बार है जब यूक्रेन ने खुले तौर पर चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2025 को इन आरोपों को खारिज कर दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ये दावे निराधार हैं और चीन इस मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन ने अपने नागरिकों को सशस्त्र संघर्षों में शामिल होने से बचने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन, जो कि चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध को तेज कर चुका है, उन्होंने इस खबर को परेशान करने वाला बताया है। ये खबर रूस यूक्रेन युद्ध के व्यापक संदर्भ में आई है, जो साल 2022 में शुरू होने के बाद से अब अपने तीसरे साल में है। इस युद्ध ने रूस को पश्चिमी देशों से अलग थलग कर दिया है और चीन रूस का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बनकर उभरा है। 24 फरवरी 2025 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक वीडियो कॉल में दोनों नेताओं ने अपनी दोस्ती को सच्चे दोस्त के रूप में वर्णित किया, जो मोटे और पतले समय में एक साथ रहे। ये बयान ट्रंप प्रशासन के उस कोशिश को झटका देता है जिसमें वह चीन और रूस के बीच दरार डालने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जेलेंस्की का यह दावा चीनी नागरिक रूस के लिए लड़ रहे हैं इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन की तटस्थता की नीति शायद उतनी सख्त नहीं है जितना वह दावा करता है। इससे पहले 2024 में नाटो ने भी चीन पर आरोप लगाया था कि वह रूस को तकनीकी सहायता देकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ा रहा है। इस खबर को समझने के लिए हमें कोरियाई युद्ध के इतिहास को भी समझना होगा, जब चीन ने एक बड़े सशस्त्र संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप किया। ये उदाहरण हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे चीन ने अतीत में अपने भू राजनीतिक रणनीति के तहत युद्धों में भाग लिया है और वर्तमान स्थिति से कैसे तुलना करता है। कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ, जब उत्तर कोरिया, जो सोवियत संघ और चीन का समर्थक था, उसने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। दक्षिण कोरिया को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं का समर्थन प्राप्त था। यह युद्ध शीत युद्ध का एक बड़ा हिस्सा था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई चल रही। शुरू में चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ, लेकिन 1950 के अक्टूबर में जब संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं, जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उत्तर कोरिया को हराकर कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में चीन की सीमा के करीब पहुंच गई, तो चीन ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। चीन के नेता माओ जेडोंग ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे अमेरिकी सेनाएं उनकी सीमा के पास। चीन ने अपने पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी को
युद्ध में भेजा, जिसमें लाखों सैनिक शामिल थे। ये सेना औपचारिक रूप से स्वयं सेवकों की थी, लेकिन वास्तव में ये चीन की नियमित सेना का हिस्सा थी। अक्टूबर 1950 में चीनी सेनाओं ने यालू नदी को पार करके उत्तर कोरिया में प्रवेश किया और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं पर हमला किया। इस हमले ने युद्ध का रुख बदल दिया और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। कोरियाई युद्ध 1953 में एक युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कोरिया को 38 में समानांतर पर दो हिस्से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बांट दिया। इस युद्ध में चीन को भारी नुकसान हुआ, जिसमें अनुमानित 1,80,000 से 4 लाख चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन इसने चीन को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया और सोवियत संघ के साथ उसके संबंधों को मजबूत कर दिया। कोरियाई युद्ध में चीन की भागीदारी उनकी रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें वो अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहता और पश्चिमी प्रभाव को रोकना चाहता था। चीन ने इस युद्ध में अपनी तटस्थता का दावा नहीं किया, बल्कि खुले तौर पर उत्तर कोरिया का समर्थन किया। अभी अगर बात करें कोरियाई युद्ध में चीन ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था। रूस यूक्रेन युद्ध में भी अगर चीनी नागरिक वास्तव में रूस के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चीन की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह रूस को पश्चिमी दबाव से बचाकर जियोपॉलिटिकल स्थिति को मजबूत करना चाहता है। रूस और चीन दोनों ही अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं। रूस का समर्थन करके चीन ये संदेश देना चाहता है कि वो पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर कर सके। कोरियाई युद्ध में चीन ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया, जो सोवियत संघ का सहयोगी था। आज रूस यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का समर्थन कर रहा है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार है। साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन ने रूस को आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन दिया, जैसे कि साल 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 240 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कोरियाई युद्ध में चीन ने खुले तौर पर ऐसा किया था, लेकिन इस बार वो इस तरीके से नहीं कर रहा है। एक सबक है भारत के लिए कि भारत रूस से हथियारों का एक बड़ा आयातक है और हाल ही में रूस के हथियारों ने भारत में बने घटकों को पाए जाने की खबर ने भारत को एक मुश्किल स्थिति में ला दिया है। अगर चीन रूस को सैन्य समर्थन दे रहा है तो भारत के लिए ये चिंता का भविष्य हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी अनसुलझा है। कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया था और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी। आज भी भारत रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर चीनी लोगों की बात हो रही है, चीन तो कई बार अपनी भूमिका सामने ला चुका है, पर क्या भारत भी यहाँ पर किसी रूप में समर्थन दे रहा है? भारत ने तो हमेशा नकारा ही है कि हमने ऐसा कोई भी समर्थन नहीं दिया है। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विक्ट्री डे परेड के लिए आमंत्रण दिया है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी, अभी तक तो इन्होंने हाँ नहीं कहा है, लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध कभी समाप्त होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है? जिस तरीके की परिस्थितियाँ यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, वैसे चाइना रूस का साथ देगा या नहीं देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।